अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? आई एम काशिफ ज़िया, योर इंस्ट्रक्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कैफ 3 इन तबानीज़। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप लोग खैरियत से हैं? माशाल्लाह एग्ज़ाम सर के करीब है, बिल्कुल करीब, दौड़ा आ रहा है। तो आपको मेरी स्पीड से भी अंदाज़ा हो रहा होगा मैं भी दौड़ रहा हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम की बहुत कमी है। मेरे पास तो मैं तो फारिग आदमी हूँ, टाइम ही टाइम है। लेकिन आपको जहन में रखते हुए मैं अपनी पेस थोड़ी सी तेज़ रखना चाहूँगा, ताकि आपको कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें समझ आ सकें। अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो 0.75 पे सुन लीजिएगा, स्पीड सही लगे तो उसको चलने दीजिएगा नॉर्मल रूटीन में। बहरहाल, हमारा जो टारगेट है वो है, बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो 2-3 बड़े चैप्टर हैं ख़ास में, और बाकी लोग भी, मेरे पास जो टारगेट है वो ये है कि भाई 2-3 जो बड़े चैप्टर हैं उनके ऊपर मैं आपको बुलेट समरीज और टिप्स दे सकूँ कुछ। तो आज जो मैंने चैप्टर सेलेक्ट किया उसका नाम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, दैट इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस। यहाँ ज़ाहिर है इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पर रीज़न की बात करें, लॉजिक की बात करें। ज़ाहिर है हमें चंद मिनट के अंदर समराइज़ करना है, तो हमने सिर्फ क्या करना है, चंद बेसिक समरी बनाई हुई है मैंने कि इस पूरे चैप्टर में इन बातों का आपने ख्याल रखना है। ये चीज़ें सवाल पढ़ते वक्त ध्यान देनी है। शायद इंशाल्लाह, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी, स्पेशली चैप्टर को रिवाइज करने में। आइए जी स्टार्ट करते हैं। तो सीवीपी जो है, जब भी सवाल आता है तो ज़ाहिर है आप रिक्वायर्ड देखते हैं, रिक्वायर्ड देखने के बाद आपको पता चल जाता है ये किस चैप्टर से आया है। तो आपने पहले तो रिक्वायर्ड पढ़नी है। लेट्स से आपको पता चल गया ब्रेक इवन सीवीपी का सवाल है। अब आपने क्या करना है? सबसे पहला काम, टिप नंबर 1, जब भी सवाल आप पढ़ेंगे, सबसे पहला काम आपको जो भी सवाल पढ़ना है उसमें से जो कॉस्ट उसके 2 टुकड़े कर देने हैं, वेरिएबल और फिक्स। खत्म बात। वेरिएबल और फिक्स इनको बाइफर्केट कर देना है। नो फैमिली डिस्क्रिमिनेशन। वो फैक्ट्री से रिलेट करता है, एडमिन से रिलेट करता है, मार्केटिंग से करता है, डजंट मैटर। जो भी सवाल में कॉस्ट दी है आप उसे 2 हिस्सों में बांट दे, आइदर इट इज वेरिएबल और फिक्स्ड। नो फैमिली डिस्क्रिमिनेशन। तुम्हारा एग्जामिनर क्या करेगा? तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। वो सीओजीएस देगा, सीओजीएस में वेरिएबल भी फिक्स भी है। वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस देगा, उसमें वेरिएबल भी फिक्स भी है। तुम क्या करोगे? तुम उसे किसी भी तरह से उसको बाइफर्केट कर दोगे। उसे हर हाल में बाइफर्केट करना चाहिए। इस चैप्टर में आप आगे नहीं बढ़ सकते अगर आपने कॉस्ट के 2 टुकड़े नहीं किए हुए, आइदर वेरिएबल और फिक्स्ड। ये हो गई टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, जब भी वेरिएबल कॉस्ट हो, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए इट शुड बी इन अ रिलेटिव फॉर्म। हर हाल में पूरी कोशिश करें, यानी कोई भी वेरिएबल कॉस्ट हो, मटेरियल हो, लेबर हो, वेरिएबल एफर्ट हो, वेरिएबल सेलिंग हो, कोई भी वेरिएबल कॉस्ट हो, आप पूरी कोशिश करें इवन आगे और भी चैप्टर्स में इट शुड बी इन पर यूनिट फॉर्म। वो टोटल में ना मिले आपको। अगर वो टोटल में है तो उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करें, परसेंटेज में कन्वर्ट करें। पर यूनिट इज अ बेटर चॉइस। इज दैट क्लियर? यानी पर यूनिट में होगी तो आप फायदे में होगे, आप सुकून में होगे, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है टोटल, वो अगर किसी वॉल्यूम की गिवन है और अगर उसमें तब्दीली आती है और आप उसको एज इट इज यूज करते हो तो आप फंस जाओगे। तो वेरिएबल कॉस्ट जब भी दे उसको पर यूनिट में लाएं, परसेंटेज में लाएं, रिलेटिवली उसको एक्सप्रेस करें। इज दैट क्लियर? और वो हो जाती है, कोई बड़ा काम नहीं होता, बस आप डिसाइड करें मुझे ये काम करना है। लेकिन अगर सपोज किसी वजह से कुछ ऐसे सवाल भी मेरे जहन में है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट आप रिलेटिवली डिफाइन नहीं कर पा रहे और वो आपको गिवन है, यानी पर यूनिट में आपको नहीं हो पा रहा, परसेंटेज में नहीं हो पा रहा, और वो अवेलेबल है टोटल में, एब्सोल्यूट फॉर्म में, कोई बात नहीं, आप उससे भी गुजारा कर सकते हैं। लेकिन फिर एक सवाल करें उससे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से सवाल करें तो किसकी? वो जवाब देगी इंशाल्लाह मैं इसकी। यानी ये हो नहीं सकता कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी और आप ये ना पूछें ये किस वॉल्यूम की है। वो किसी ना किसी तरह से वो आपको बताएगी मैं किस वॉल्यूम से रिलेट करती हूं। खत्म। अब अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो उसी प्रोपोर्शनेटली, अगर वो कहता है 20% वॉल्यूम में तब्दीली आ रही है तो आप उसको भी 20% बढ़ा दें। 15% डाउन हो रहा है वॉल्यूम तो 15% डाउन कर दें। ये आपको मैंने वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड बुलेट नंबर 2, समरी नंबर 2 आप कह सकते हैं। और अगर वो फिक्स कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट में तो चॉइस ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है। फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री की हो, फिक्स कॉस्ट मार्केटिंग की हो, फिक्स कॉस्ट एडमिन की हो, फिक्स कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस हो, मस्ट बी इन एब्सोल्यूट फॉर्म, इन रुपीस, इन एब्सोल्यूट फॉर्म। अगर वो नहीं दे रहा, होशियारी कर रहा है, पर यूनिट में दे रहा है, परसेंटेज में दे रहा है, यू हैव टू कन्वर्ट।
वेरिएबल में चॉइस है, आप पर यूनिट अच्छी चीज है, पर यूनिट नहीं है तो टोटल से भी गुजारा हो सकता है, बट फिक्स कॉस्ट ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट परसेंटेज में दी है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू एब्सोल्यूट फॉर्म एनी हाउ, नो चॉइस। शायद काम आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर किसी ने इसको सोचा शायद ये काम आ जाए तो उसके कोई और काम नहीं आएगा, बता दूं आपको। ये है फिक्स कॉस्ट की बात। द ओनली चॉइस इज एब्सोल्यूट अमाउंट, टोटल अमाउंट। वेरिएबल है, पर यूनिट भी चलेगा, पर यूनिट बेहतर है, बट एब्सोल्यूट में गुजारा हो सकता है, टोटल में गुजारा हो सकता है। फिक्स कॉस्ट 50 लाख रुपए, बस बेहतरीन। फिक्स कॉस्ट 2 रुपए पर यूनिट नहीं चल सकता, कन्वर्ट करो उसको एब्सोल्यूट फॉर्म में। ये हो गई वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड बात। अब आ जाते हैं व्हाट इज ब्रेक इवन। आप जानते हैं माशाल्लाह, ब्रेक इवन जो नॉर्मली कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। इज दैट क्लियर? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन प्लीज। लेकिन मेरे नजदीक क्या है ब्रेक इवन? ये एक लेमन डेफिनेशन है, आपको पता है व्हाट इज ब्रेक इवन। यार देखो, ब्रेक इवन उस पॉइंट को कहते हैं जहां हमारा टोटल सीएम कंट्रीब्यूशन मार्जिन, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन एग्जैक्टली बराबर हो फिक्स कॉस्ट के। दैट्स इट। लिहाजा आप इस छोटी सी जगह पे एक पॉइंट याद कर लें। When you are calculating break even, you are writing fixed cost divided by CM ratio और CM per unit, लेकिन लिख रहे हो फिक्स कॉस्ट। सोचा करो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, TCM, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उससे लॉजिक भी अच्छी होती है। यानी ब्रेक इवन कब आएगा? जब हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन एग्जैक्टली बराबर होगा फिक्स कॉस्ट, एग्जैक्टली बराबर होगा। और कौन सी फिक्स कॉस्ट? सारी फिक्स कॉस्ट, चाहे वो कहीं की भी हो, इदारे के किसी भी किनारे पर हो रही हो, वो तमाम फिक्स कॉस्ट के बराबर जब हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा तो हम जीरो होंगे। तो फिर हम उससे आगे निकलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और उससे नीचे रहेंगे तो हम लॉस एरिया में आ जाएंगे। तो फिर ब्रेक इवन परसेंटेज क्या है? आप अगर ब्रेक इवन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, सपोज अगर आपको लगता है कि आपकी बजटेड सेल्स लाख है, ब्रेक इवन सेल्स 60,000 है, और इसका मतलब है तो फिर ब्रेक इवन परसेंटेज कितनी आ गई? 60। दैट्स इट। अब आपको एक बात बड़ा सिंपल पता होना चाहिए, मैं एक रूल देता हूं आपको। अगर आपसे कोई बोले यार कंट्रीब्यूशन मार्जिन सीएम रेशो है 60%, तो 40 कोई और नहीं हो सकता, वेरिएबल कॉस्ट। अगर वो बोलता है सीएम रेशो 40% है तो 60 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। दैट्स इट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ब्रेक इवन है 60%, तो 40 क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये छोटी छोटी वो चालाकियां करता है और उसमें वो खेलने की कोशिश करता है। तो आपको ब्रेक इवन परसेंटेज मालूम है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मालूम हो जाएगा। और अगर वो आपको बताता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बोलता है 20-30% है, तो आप उसका जो बैलेंसिंग फिगर है आप उसको आराम से कह सकते हैं दैट इज ब्रेक इवन। ये दोनों किसका परसेंट है? बजटेड सेल्स का। दैट्स इट। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है ब्रेक इवन का। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट, सीएम रेशो। सीएम पर यूनिट से डिवाइड करोगे आंसर यूनिट में आएगा, और अगर सीएम रेशो से डिवाइड करोगे तो आंसर रुपीज में आएगा। कभी कभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया है। तो ब्रेक इवन, बस इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, ब्रेक इवन यानी आप जो फिक्स कॉस्ट लेते हो, सोचो टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए। अक्सर स्टूडेंट फिक्स कॉस्ट सोच रहे होते हैं, तो वो जब फिक्स कॉस्ट सोचते हैं तो समझ में नहीं आता फिक्स कॉस्ट है तो डिवाइड सीएम रेशो से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट लिख रहे हैं। वो मैं अक्सर कहता हूं पढ़ाते हुए क्लास में, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। लिख रहे हो फिक्स कॉस्ट, सोचो निशाना लगाओ किसके ऊपर? टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? आप अब इससे समझ आ रहा होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस ऑफ बजटेड सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। दैट्स इट। या दूसरे लफ्जों में यूं कहें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी जब ब्रेक इवन आएगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा, यानी जो हमारे मुख्तलिफ किस्म के फिक्स एक्सपेंसेस हैं उसको रिकवर कर लेते हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते जो सेल्स कर रहे हैं वो आपकी ब्रेक इवन है। अगर 1 लाख यूनिट आप बेच रहे हैं तो 60,000 तक आपको टेंशन है फिक्स कॉस्ट की,
हर यूनिट पर आप सोच रहे हैं चलो जी बिजली का बिल निकल गया, गैस का बिल निकल गया, पानी का बिल निकल गया, सैलरी निकल गई, रेंट निकल गया। एक दफ़ा ये सारे खर्चे कवर हो गए, उसके बाद जो यूनिट बिकेंगे 60,001 से लेके 1 लाख तक, जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल दी है, इसका मतलब जो रिमेनिंग 40 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेचने के लिए, वहां पर जो सेम हमें मिलेगा दैट वुड बी प्रॉफिट, दैट वुड बी प्रॉफिट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने अभी ऊपर भी बताया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको मैं कहता हूं 60% ब्रेक इवन है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हुआ 40%। ये थोड़ा सा नंबर जहन में रखा करें प्लीज। फिर एक और कभी कभी वो रिवर्स खेलता है। रिवर्स क्या, उसने ब्रेक इवन दे दिया और कह रहा फिक्स कॉस्ट निकालो। तो यार ऊपर जो हमने ब्रेक इवन था, मैंने फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम रेशो किया तो मेरे पास ब्रेक इवन आया। अब अगर वो मुझे ब्रेक इवन दे दे, सीएम रेशो दे दे, तो क्या मैं उसके साथ खेल कर फिक्स कॉस्ट नहीं निकाल सकता बड़े आराम से? तो फॉर्मूला लिखें और उसके बाद उसको वर्कआउट कर दें। ये छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए उसूलन। ये मैंने आपको बताया ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा मजीद क्या बात करूंगा, बस इतना याद कर लें कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% है तो डेफिनेटली 70 कोई और नहीं होगा, दैट वुड बी ब्रेक इवन। फिर अगली चीज़ जो कवर करनी है दैट इज कॉम्पोजिट ब्रेक इवन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 2 3 4 5 6 7, और आपसे कहा जाए ब्रेक इवन निकालो, लाइक टीएसए में कहा जाए कि यार टीएसए जो है, टीएसए का ब्रेक इवन निकालो। टीएसए एसीसी ऑफर कर रहा है, टीएसए सी ऑफर कर रहा है, टीएसए आईसे में ऑफर कर रहा है, टीएसए कॉलेज भी चला रहा है, और कुछ और भी शायद काम होंगे। तो बहरहाल जो भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं और खर्चे कॉमन है, फिक्स कॉस्ट कॉमन है। अगर फिक्स कॉस्ट कॉमन है तमाम प्रोडक्ट्स के लिए, तो फिर आप जो है टीएसए का ब्रेक इवन निकालते हैं, उसको नॉर्मली हम कॉम्पोजिट ब्रेक इवन कहते हैं, कॉम्पोजिट ब्रेक इवन कहते हैं, कॉम्पोजिट ब्रेक इवन कहते हैं, कंबाइंड ब्रेक इवन कहते हैं। अब ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम रेशो या सीएम पर यूनिट। अब यहां पर सीएम रेशो कौन सा लें? फिक्स कॉस्ट तो कंबाइन है, तो रेशो कौन सा लें? तो भाई ए का, बी का, सी का, डी का, किसका लें? तो फिर हम एक एवरेज रेशो ले लेते, एवरेज रेशो ले लेते, एवरेज रेशो ले लेते। उस रेशो के थ्रू जो सीएम आता है उसको हम कहते हैं वेटेड सीएम, वेटेड सीएम। तो जब हम वेटेड सीएम रेशो निकाल रहे होते हैं, वेटेड सीएम रेशो निकाल रहे होते हैं, उसके 2 तरीके होते हैं अगर आपको पढ़ा हो। एक तरीका ये हो सकता है कि आपको अगर मैं तमाम सेल्स दे दूं, तमाम वेरिएबल कॉस्ट दे दूं, और फिर मैं उसका टोटल करूं और फिर तमाम यूनिट्स लूं और डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास एक एवरेज आ जाता है। सिंपल एवरेज तो हम जिंदगी में कभी यूज नहीं करते। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि यार मैं क्या प्लान कर रहा हूं आगे, क्या प्लान कर रहा हूं मैं आगे। अगर मुझे लगता है मैं 1 लाख यूनिट बेचूंगा, उसमें 20,000 ए के होंगे, 30,000 बी के होंगे, 50,000 सी के होंगे, तो मेरे पास एक वेट आ गया कि भाई 20% जो मैं एक्सपेक्टेड सेल्स है वो मैं ए का होगा, 30% बी का और 50% सी का। तो मेरे पास इस वेट को मैं अगर प्राइस पे अप्लाई कर दूं तो भी मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट या सेल्स प्राइस एवरेज आ सकती है। तुम्हारे इस चैप्टर में ना तुम टोटल से नहीं जा पाते हो, बहुत कम सवाल हैं, इक्का दुक्का है जहां आप टोटल के थ्रू गेम खेल सकते हो। वो अक्सर इस रेशो को यूज करता है 235, 532, 224, 442 लाइक दिस। अब ऐसे रेशो को जब यूज करना होता है तो अक्सर लोग कुछ चीजें मिस रीड कर जाते हैं कॉम्पोजिट ब्रेक इवन में। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जब भी आप रेशो बनाओ कि 50, 30, 20% या 20, 30, 50% क्या रेशो है, क्या परसेंटेज है, तो जो रेशो हम कहते हैं जिसको वेट कहते हैं, पहली तो बात वेट है क्या? वेट इज द रेशो ऑफ इंडिविजुअल सेल्स टू टोटल सेल्स। यानी एक ही सेल्स का रेशो क्या है विथ टोटल सेल्स, सही है ना, ऑफ द कंपनी। फिर बी का वेट क्या है? बी के वेटेड सेल्स का मतलब है कि बी की जो सेल्स है उसका रेशो क्या है एज कंपेयर टू टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी। इज दैट क्लियर? लिहाजा वो रेशो आपने निकालना होता है। उस रेशो को निकालते वक्त, ये कॉम्पोजिट ब्रेक इवन निकालते वक्त, आपने पहले तो आपको एक बात बताऊं, और वो क्या, जब भी वो आपसे बोले ना कॉम्पोजिट ब्रेक इवन निकालो, कंबाइंड ब्रेक इवन निकालो, मल्टीपल प्रोडक्ट का ब्रेक इवन निकालो, तो याद रखना खाली ये मत करना कि तुमने बस ब्रेक इवन निकाला, मुंह पे मारा और चले गए। सर तबानी से कहा कि सर मैंने ब्रेक इवन निकाल दिया है, इतने बच्चे होंगे तो ब्रेक इवन होगा।
सर तबानी आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे भाई ये तो बता दो सीए में कितने बच्चे, एसीसीए में कितने, आईसीए के कितने, कॉलेज में कितने। ये बाइफर्केशन तो दो ना यार, बाइफर्केट तो करो, मुंह पे क्या मार रहे हो। तो वो जो बाइफर्केशन होती है ना, बाइफर्केशन वो आपको करनी है। उसके स्पेशल मार्क्स होते हैं, उसके प्रॉपर मार्क्स होते हैं। आप ये नहीं कर सकते आपने ब्रेक इवन निकाला, टारगेट सेल्स निकाली ओवरऑल और आप निकल लिए और बड़े खुश चल रहे हैं। आपको उसको स्प्लिट करके भी दिखाना होगा कि ब्रेक इवन टोटल इतना चाहिए और ए बी सी का इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का क्या क्या होगा। इज दैट क्लियर? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा। अब आपने 4 बातें तकरीबन समझे, आप ख्याल रखनी है, प्लीज 4 बातों का बड़ा ख्याल रखना है। जब भी आप वेट निकालें, कभी वो दे देगा वेट कि भाई हमारी 3 प्रोडक्ट हैं और वेट है 50 30 20 या 20 30 50 या 20 20 60, कुछ इस तरह का वो वेट दे देगा। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 20%, 50% और 30%। लेकिन कभी कभी वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा आप निकालो। तो जब भी आप वेट निकालेंगे तो आप किसका निकालेंगे? नॉर्मली जब हम वेट निकालते हैं, जब हम कहते हैं 20% ऑफ द सेल्स ऑफ ए, वो हम यूनिट्स की बात कर रहे होते हैं, रुपीस की नॉर्मली बात नहीं करते अनलेस वो बोल लेते। तो वेट जो होता है, वेट हमेशा किसका लेना चाहिए? वेट हमेशा किसका लेना चाहिए? इज दैट क्लियर? वेट हमेशा किसका लेंगे? यूनिट्स का, यूनिट्स का, अनलेस वो कहे ना दे। अगर वो कहते हैं रुपीस तो वो आप कर सकते, बट इन केस ऑफ साइलेंस वेट रेशो ऑलवेज किसका? यूनिट्स ऑफ सेल्स, इवन नॉट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलते प्रोडक्शन है 50,000, 40,000, 10,000, लेकिन सेल्स है 40 और 20, तो मैं वेट जो बनाऊंगा वो सेल्स का, क्योंकि हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन सेल्स, बजटेड सेल्स, टारगेट सेल्स, फोकस इज ऑन सेल्स। तो हमेशा फोकस करें, रेशो बनेगा सेल्स के यूनिट्स का, रुपीस का नहीं, अनलेस वो बोल ना दे। इज दैट क्लियर? ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपोजिट ब्रेक इवन का। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको अगर सपोज कंबाइंड सेल्स दी हुई है, ओवरऑल कंपनी की सेल्स दी हुई है रुपीस में, ये बहुत जरूरत पड़ती है आपको सवाल में, और अब आपको उसको यूनिट में लाना है, या ओवरऑल यूनिट दिए हुए कंपनी के और उसको रुपीस में लेके जाना है, तो हमेशा याद रखें आप कौन सी प्राइस यूज करेंगे, ए या बी या सी? डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू जो दी हुई है, यूनिट जो दिए हुए हैं वो कंपनी के हैं, ए बी सी तो नहीं है, ये तो कंबाइंड है। तो हमेशा यूज करेंगे आप वेटेड एवरेज सेल्स प्राइस टू कैलकुलेट, टू कन्वर्ट टोटल कंपनीज रुपीस सेल्स इन रुपीस इनटू यूनिट्स और यूनिट्स इनटू रुपीस। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी अगर आपको ओवरऑल कंपनी की सेल्स दी हुई है रुपीस में या यूनिट्स में, कंबाइंड कंप्लीट तमाम प्रोडक्ट की मिला के, और वो कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहा है, किसी भी वजह से सवाल की रिक्वायरमेंट है कि ये रुपीस है, लेट से 2 करोड़ रुपए हमारी सेल्स है, रुपीस में 2 करोड़ रुपए कंपनी की सेल्स है, ये बताओ कितने यूनिट बेचेगी कंपनी तमाम प्रोडक्ट के मिलाकर। अब ऐसे में क्या, कौन सी प्राइस यूज करेंगे? डेफिनेटली वेटेड सेल्स प्राइस। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स दे दी गई हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, ए की यूनिट इतने बिकेंगे, आपने निकाल लिया, बी के इतने बिकेंगे, सी के इतने बिकेंगे, जब आपको पता है वहां एवरेज यूज नहीं करते, वहां आप क्या करेंगे, जो भी उसकी सेल्स प्राइस है स्पेसिफिक प्रोडक्ट की उसको यूज करते हैं। कुछ लोग इसको मिला देते हैं बेचारे। तो थोड़ा सा ख्याल रखें कंपोजिट में। और चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? आपको उसने क्या किया? आपको उसने दे दी लेट से पिछले साल की सेल्स दे दी इन रुपीस, कि जी इतने मिलियन हमारी सेल्स हुई थी लास्ट ईयर, और इस साल हमारे वॉल्यूम में तब्दीली आ गई है 10%, 15%, 12%, 16%। बताएं अगले साल हमारी सेल्स क्या होगी? अब स्टूडेंट क्या करेगा? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं उस सेल्स को, ये जो रेशो लेट से जो दिया हुआ है तुम्हारे एग्जामिनर ने, ये रेशो मैं रुपीस पे लगाऊं, क्या करूं? एक बात याद रखें, अगर आपने ये वेट, जो आपने ये वेट निकाला है, ये वेट ऑफ यूनिट्स है,
तो याद रखें ये वेट यूनिट्स पे ही लगेगा। और अगर ये वेट रुपीस का है, डॉलर्स का है, सही है ना, तो ये वेट उस पर लगेगा। अब नॉर्मली इन केस ऑफ साइलेंस ये जो वेट होता है, परसेंटेज होती है, ये यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये हम क्या बता रहे हो, 20% ऑफ द यूनिट्स ऑफ ए, 30% यूनिट्स ऑफ द बी, 50% ऑफ द यूनिट्स ऑफ सी हम बेचने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, ये जो परसेंटेजेस दी हैं, इनका ताल्लुक किससे है, वॉल्यूम से है, यूनिट से है, वॉल्यूम से है। और अगर आप इसको रुपीस पे लगाओगे गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझें। फॉर एग्जांपल आपको लास्ट ईयर की सेल्स दे दी, रेवेन्यू कोई भी अमाउंट दे दिया उसने, आपको कोई भी अमाउंट दे दिया, कुछ भी आप सोच सकते हैं, लेट्स से 50 मिलियन दे दिया, 50 मिलियन रुपीस। अब आप पता है क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप इस वेटेड सेल्स प्राइस को यूज करके पहले यूनिट्स में जाएं। जब आपके यूनिट्स आ जाएं तो फिर ये वाला वेट उन यूनिट्स पे लगाएं, रुपीस पे ना लगाएं। अब देखो दो अप्रोच होती है। अगर मैं आपको 50 मिलियन रुपीस दे दूं सेल्स, 50 मिलियन रुपीस हमारी टोटल सेल्स हुई है, ओके फाइन, 50-30-20 या 20-50-30 जो भी रेशो दिया है आपने उस पर डायरेक्ट लगाकर बाद में सेल्स प्राइस से डिवाइड कर दिया, गलत। क्या तरीका सही है, पहले 50 मिलियन को डिवाइड करें वेटेड सेल्स प्राइस से, यूनिट्स में लाएं और फिर ये रेशो उस यूनिट पर लगाएं। सीक्वेंस का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क आएगा आपके रिजल्ट में। आई रिपीट, एक तरीका जो स्टूडेंट के जहन में आता है वो फौरन अप्लाई करने के चक्कर में रहता है। अगर 50 मिलियन की सेल्स आपको दी है रुपीस के अंदर और ये वेट दिया है यूनिट्स का, तो आपने क्या किया, वेट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 50 मिलियन पे। 50 मिलियन का 20% 10 मिलियन, फिर 10 मिलियन को डिवाइड कर दिया सेल्स प्राइस से, तो यूनिट आ गया, गलत आएगा, गलत होगा वो। व्हाट इज द राइट वे, व्हाट इज द राइट वे, ये जो 50 मिलियन रुपीस आपको सेल्स दी हुई है, 50 मिलियन रुपए की जो सेल्स दी हुई है, इसको पहले वेटेड सेल्स प्राइस से डिवाइड करो, यूनिट्स में आंसर लाओ, यूनिट्स में आंसर लाओ। और अब आप इस रेट को, इस वेट को 20-50-30% को उन यूनिट्स पर अप्लाई करो, दैट वुड बी दी राइट आंसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये वाला जो पॉइंट है, ये बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और अक्सर स्टूडेंट इसके ऊपर जो है ना भंड मार देते हैं, वो दे रहा रुपीस में, आपने रेशो उस पर लगा दिया, गेम बदल गया। वो वेट दे रहा रुपीस का, आपने यूनिट पे लगा दिया। बी अटेंटिव। नॉर्मली इन केस ऑफ साइलेंस आप कोशिश करें, अगर कुछ ना लिखा हो तो याद रखिएगा वो जो वेट है वो वेट ऑफ यूनिट्स है, तो फिर यूनिट्स को स्प्लिट करें, ना कि आप रुपीस को। ये मेरी कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको जहन में रखिएगा प्लीज़। फिर मैंने कुछ चीज़ें और समअप की हैं। लॉसेस, लॉस आप जानते हैं, आपको कॉस्ट में लॉस की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लॉस दो तरह के आ सकते हैं, एक पर्सन ऑफ इनपुट करके आता है, एक पर्सन ऑफ आउटपुट करके आता है। यानी मैंने जब लॉस निकाला और उसकी परसेंटेज निकाली तो मैंने डिनोमिनेटर में क्या रखा, इनपुट और आउटपुट। मैंने 100 की इनपुट दी, 90 आउटपुट आई, 10 इवेपरेट हो गया। मैंने 100 की इनपुट दी, 80 आउटपुट आई, 20 इवेपरेट हो गया, 20 ज़ाया हो गया। तो मैं 20 जो यूनिट लॉस्ट हुआ है मैं उसको 100 से डिवाइड करूँ या 80 से। अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो उसको कहते हैं पर्सन ऑफ इनपुट, और अगर मैं 80 से डिवाइड करूँगा उसको कहेंगे पर्सन ऑफ आउटपुट। सही है ना। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, अब आपको मैंने उसको समराइज करके दे दिया है। अगर वो आपको कॉस्ट दे और बोले इसमें लॉस को एडजस्ट कर दो, तो आप बड़े आराम से ये वाला फॉर्मूला पहला लगाते हैं, क्या 1 माइनस लॉस से आप डिवाइड कर दें। सर डिवाइड क्यों कर रहे हैं, डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 95, सीधा सीधा, क्योंकि अब लॉजिक देने का टाइम नहीं है, सिर्फ सम अप करके दे रहा हूँ, जस्ट डिवाइड। अगर 5% लॉस है तो जो भी कॉस्ट आ रही है उसको डिवाइड कर दे 0.95 से, तो आप 100 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 5% ज़ाया हुआ है। ये जो अमाउंट है ये 95 है, तो इसका मतलब लगेगा कितना, 100। टोटल इनपुट कितनी होगी, 100। अब अगर वो बोलता है कि आपको जो मैं कॉस्ट दे रहा हूं उस पर लॉस था 5% पिछले साल, अब आप एक काम करें जनाब, इसको चेंज कर दें। तो जब चेंज करेंगे तो आप दो काम करेंगे, पहले बैकवर्ड करेंगे फिर फॉरवर्ड करेंगे। तो जब बैकवर्ड करेंगे तो यहां आपने डिवाइड किया है, ओरिजिनली आपने डिवाइड किया कॉस्ट निकालते वक्त,
तो आप बैकवर्ड करते वक्त क्या करेंगे, 1 माइनस लॉस को मल्टीप्लाई कर देंगे। सम अप करके देता हूं, 5% पिछले साल लॉस था, अब लॉस हो गया 10%। 5% लॉस था पिछले साल, अब लॉस हो गया 10%, एंड बोथ आर इनपुट, परसेंट ऑफ इनपुट। तो क्या करेंगे यार, हमने 5% जब यूज किया होगा, हमने कॉस्ट एडजस्ट की होगी, तो हमने डिवाइड किया होगा 95% से, तो मल्टीप्लाई कर दें 95% से, तो आप ओरिजिनल अमाउंट पे चले जाएंगे, विदाउट लॉस एडजस्टेड अमाउंट पे, और फिर डिवाइड कर दें किससे, 0.9 से या 90% से, इंशाल्लाह यू वुड गेट द आंसर। तो जब बैकवर्ड करना हो, उस लॉस के इफेक्ट को खत्म करना हो तो मल्टीप्लाई कर देना, और जब आपने उस पर इफेक्ट शो करना हो तो डिवाइड कर देना। लेकिन अगर वो परसेंट ऑफ लॉस जो है वो परसेंट ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट का मतलब ये है कि 100 यूनिट आपने, यूं समझे आप ये कह रहे हैं कि 20% लॉसेस हैं ऑफ आउटपुट, इट मीन जो तैयार हुआ उसका 20 लॉस हुआ। इसका मतलब तैयार कितना, शुरू कितना हुआ, 120। कॉमन सेंस है, ये आउटपुट का सेंस होता है। यानी आप ये कह रहे हैं जो तैयार होके गया वो उसका 20% लॉस हो गया, तो जो तैयार होके गया वो बेस अमाउंट है, दैट इज 100, और जो 20 ज़ाया हुआ वो 20 हो गया। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। तो परसेंट ऑफ आउटपुट को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब है जो कॉस्ट आपको दी हुई है वो 100 है, और आपको नई कॉस्ट चाहिए लॉस एडजस्टेड, तो आप 100 प्लस 1 प्लस लॉस कर देंगे। यानी अगर 20% लॉस है तो 120% से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट को, अगर 5% लॉस है तो 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 105% से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर अगर इनपुट बेस्ड है तो डिवाइड, और अगर वो आउटपुट बेस्ड है तो मल्टीप्लाई। इसको थोड़ा समराइज करके याद कर लें। और अगर वो बोले यार ये पिछले साल हमारा लॉस था 5% ऑफ आउटपुट, और इस साल हमारा लॉस है 10% ऑफ आउटपुट, इन दैट केस आप क्या करेंगे, तो आपने आउटपुट वाले रेट को मल्टीप्लाई किया था, 105 से पहले मल्टीप्लाई किया था, अब आप डिवाइड करें तो आप विदाउट विदाउट लॉस एडजस्टमेंट वाली कॉस्ट पे आ जाएंगे, और फिर उसको दोबारा अपना डिवाइड कर दें, और फिर नई वाली लॉस है 10%, तो 110% से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी रिवाइज न्यू कॉस्ट आ जाएगी। ये लॉसेस की ट्रीटमेंट है। आई होप समझ आ रहा होगा। असल में टाइम यार बहुत लंबी वीडियो नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते कुछ चीज़ें, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समराइज कर दूं। इसको ज़रा मेमोराइज कर लें। लॉस, अगर लॉस पर्सन ऑफ इनपुट है और आपको लॉस एडजस्टेड कॉस्ट चाहिए, तो आप 1 माइनस लॉस से डिवाइड कर दें, यानी 95% से डिवाइड कर दें, और अगर आपने वर्क बैक करना है, वापस आना है, उसको ख़त्म करना है, तो मल्टीप्लाई कर दें लाइट से 95% से। इसी तरह अगर वो आउटपुट बेस्ड है लॉस, तो आप 105 से मल्टीप्लाई कर दें अगर आपने अप्लाई करना है, और अगर बैकवर्ड जाना है तो आप डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दें। ये रूल थोड़ा याद कर लें, जब भी लॉस आएगा 2 ही होंगे। इन केस ऑफ साइलेंस, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ लोग इसे डिसएग्री कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ साइलेंस लॉसेज आर पर्सन ऑफ इनपुट। अगर कुछ ना लिखा, खाली ये लिखा लॉसेज आर 5%, तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि इट इज पर्सन ऑफ इनपुट। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार, कॉस्टिंग की बड़ी कीमती चीज है, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस का बढ़ जाना। इसके लिए चंद बातें बताऊंगा आपको। नंबर 1, इन्फ्लेशन सबके लिए होता है, हर चीज पे लगता है, हर चीज पे, वेरिएबल पे भी लगता है, फिक्स पे भी लगता है, रेवेन्यू पे भी लगता है, सब पे लगता है, याद रखिएगा। इन्फ्लेशन फॉर ऑल, सही ना, हर चीज पे लगता है, सब पे, हर चीज इन्फ्लेट होती है, बट इट इज स्पेसिफिक। यानी आईकैप की हिस्ट्री रही है, सीए फाइनल उठा लो, या आप कैफ 3 कैफ 8 कोई भी उठा लो आप, ये हिस्ट्री है। इवन आईसीएमए की हिस्ट्री है, यही एसीसी की भी है। अगर इन्फ्लेशन लिखा हुआ है मटेरियल का, वो कहता है मटेरियल की प्राइस में 5% इजाफा हुआ, आपने कहा मटेरियल की प्राइस बोल रहा है 5%, इसका मतलब सेल्स में भी हुआ होगा। नो, ओनली स्पेसिफिक। जिसके बारे में इन्फ्लेट करने को कह रहा है सिर्फ उसको इन्फ्लेट करना है, हर चीज को नहीं। इज दैट क्लियर? हाँ, अगर वो बोले ये इन्फ्लेशन जर्नलाइज्ड है, जनरल इन्फ्लेशन है, सबके लिए बराबर है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर वो कहता है सेल्स प्राइस में इजाफा हुआ है, तो सिर्फ सेल्स बढ़ाओगे, मटेरियल नहीं। वो कहे मटेरियल में कमी आई है तो मटेरियल को कम करोगे, हर किसी को नहीं। दैट्स इट। तीसरा आपको पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन का ताल्लुक फ्यूचर ट्रांजैक्शन से होता है, ओपनिंग स्टॉक से नहीं होता, डेप्रिसिएशन से नहीं होता, जो हमारे पास एसेट्स खरीद के बैठे हुए उस पर नहीं होता, जो पुरानी एसेट्स का हमने इंश्योरेंस कराया उस पर नहीं होता।
इवन कमिटमेंट पर अपना इन्फ्लेशन अप्लाई नहीं होता। अगर आपने कोई परचेजिंग करनी है और उसने कह दिया ठीक है जी, आप क्या कहते हो यार मेरे 10,000 क्वांटिटी बुक कर दो, आपने बुक कर दी, अब इन्फ्लेशन उस पर नहीं लगेगा। तो इन्फ्लेशन लगाते वक्त ख्याल रखें कि इन्फ्लेशन जब भी लगा रहे हो संभल के लगाएं। फिर मैं इन्फ्लेशन के एक टिप दे रहा हूं आपको। वेरिएबल जो कॉस्ट होती है ना, वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यूज, जब भी इन्फ्लेशन अप्लाई करो ना, रेट पर करो, प्राइस पर करो, उसको इन्फ्लेट करो, फायदे में रहोगे। टोटल पे कर सकते हैं, मैं बात कर रहा हूं आसानी की, रेट पे लगाया करो। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रहा है वेरिएबल कॉस्ट, दो चीजें दे रहा है, 5 मिलियन रुपीस और 20 रुपए पर यूनिट। 20 रुपए पर यूनिट को इन्फ्लेट करो रादर देन 5 मिलियन। हाँ, अगर पर यूनिट अवेलेबल नहीं है किसी भी तरह से तो रुपीस पे भी लगा सकते हैं, बट फर्स्ट चॉइस शुड बी रेट अप्लाई करो इन्फ्लेशन का, वेरिएबल पे और रेवेन्यू पे, रेट के ऊपर, प्राइस के ऊपर। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है उस पर तो चॉइस ही नहीं है, कभी भी रेट को इन्फ्लेट नहीं करना, कभी भी नहीं। ऑलवेज कन्वर्ट दिस रेट इनटू एब्सोल्यूट अमाउंट, देन अप्लाई इन्फ्लेशन, दैट्स इट। सवाल ही पैदा नहीं होता आप रेट को इन्फ्लेट कर दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक्स है, अगर आप इन्फ्लेशन में ये चीज़ें याद रख लेंगे तो उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। आखिरी चीज़ मेरा ख्याल रह गई है, सेल्स जो होती है ना बेटा, सेल्स, अगर पिछले साल जो सेल्स थी और इस साल जो सेल्स है उसके अंदर अगर कोई तब्दीली आई है तो उसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं, एक इन्फ्लेशन और एक वॉल्यूम। यानी टीएसए की रेवेन्यू बढ़ गई, अच्छी बात है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। क्यों बढ़ी? दो फैक्टर, या तो फीस बढ़ा दी गई या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए। क्या अच्छा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बढ़ना, फीस बढ़ना नहीं, वो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट है, वो मजबूरी का सौदा है। क्वालिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? वॉल्यूम को, वॉल्यूम को, वॉल्यूम को। इज दैट क्लियर? वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है क्वालिटी, याद रखिएगा, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह तुम्हारा एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि ये बताओ हमारे पास ओवरऑल चेंज क्या आया। अब ओवरऑल चेंज का मतलब है, लेट से इस साल हमारी सेल्स है 12 लाख, पिछले साल हमारी सेल्स थी 10 लाख, इसका मतलब है 1.2। इन अदर वर्ड्स 20% से हमारी चेंज आया है, 20% से हमारी रेवेन्यू जो है वो बढ़ गई। क्या बात है। वो कहते हैं यार इसके टुकड़े करो, इसमें से बताओ इन्फ्लेशनरी चेंज कितना है और वॉल्यूमिनस चेंज कितना है। तो अगर आप खास तौर पर वो वॉल्यूम पर फोकस करता है, वॉल्यूम के ऊपर, बड़ा आसान है। अगर आपको पता चल जाए कि लेट से इन्फ्लेशन 8% है तो इसका मतलब है अगर आप ये इसमें से, क्योंकि ये 20% है तो ये कैसे आया होगा, अब आप ये समझिएगा। अगर आप यहां देखें तो आपके पास, मैं आपको कहूं कि मेरी सेल्स थी बेटा 10 लाख रुपए और उसमें 20% वॉल्यूम बढ़ा और 10% से इन्फ्लेशन बढ़ा, तो बताओ सेल्स क्या होगी। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना यार इस अमाउंट से, तो ये अमाउंट आ जाएगा। अब अगर वो ये अमाउंट दे दे, टोटल अमाउंट, नया अमाउंट, अगले साल की सेल्स और पिछले साल की भी सेल्स दे दे, तो मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास ओवरऑल चेंज आ जाएगा। और उस ओवरऑल चेंज को अगर ये इन्फ्लेशनरी की वजह से आया है, इससे भी डिवाइड कर दूंगा। यानी वर्क बैक चल रहा होगा, आपको 2 सेल्स दी भी हैं तो आपने न्यू सेल्स डिवाइड बाय ओल्ड सेल्स किया, तो आपके पास ओवरऑल चेंज आ गया, टोटल चेंज, दैट इज लेट्स से 20%, 30%, 40%, इसको 20 कुछ भी कर दो यार। अब आपको अगर मालूम करना है वॉल्यूम की वजह से कितना चेंज आया, तो बस जस्ट डिवाइड कर दें जो भी इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन किस तरह अप्लाई होता है, अगर वो बोल रहा है प्राइस बढ़ी है 10% से तो आप 110% कर देंगे। अगर वो बोलता है प्राइस कम हुई है 10% से तो आप 90% ले लेंगे। तो यहाँ पर आप दो चीज़ें ले सकते हैं, अगर बोल रहे 10% कम हुई है तो आप 90 ले लें जनाब, और बोले 10% बढ़ी है तो 110 ले लें, 20% कम हुई है तो 80 ले लें, 20% बढ़ी है तो 20 ले लें, 120। ऐसे ही यहाँ पर भी सीन हो सकता है, अगर वो बोले वॉल्यूम बढ़ा है 20% से तो 120, अगर कम हुए 20% से तो 80%। तो इस तरह से तुम्हारा एग्जामिनर मेरे हिसाब से वो मैक्सिमम खेलता है। लॉसेस के ऊपर काम करें आप, वॉल्यूमिनस चेंज किसे कहते हैं इसको समझें, कंपोजिट ब्रेक इवन लास्ट 4-5 अटेम्प्ट में से कम 2 या 3 दफ़ा आया है, तो उसको बहुत अहमियत दें। ख़ास तौर पे जो स्प्लिट करने वाली बात मैंने आपसे कही है उसको गौर से सुने, फिर बता रहा हूं। स्प्लिट का मतलब होता है कि यार आपको ब्रेक इवन सेल्स, टारगेट सेल्स, बजटेड सेल्स पूरी कंपनी की दे दी रुपीस में, और वेट है यूनिट्स का 20, 30, 50, और आप लगा रहे रुपीस पे, ये गलत है।
तो आप क्या करें, बराए मेहरबानी पहले उस रुपीस को डिवाइड करें वेटेड सेल्स प्राइस से, तो आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे। फिर उस यूनिट्स को आप स्प्लिट करें, उन यूनिट्स को आप स्प्लिट करें, तो जबरदस्त आंसर आएगा। ये मेरा ख्याल है, इस चैप्टर की समरी है। जो मुझसे हो सकता था, जितना मेरे पास टाइम था, कोशिश तो की थी कि फुल पेस में जाऊं और आपको कुछ रहे भी ना और स्पीड भी रहे। फ़िलहाल उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।